नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। और आज का सवाल यह है कि आखिर किसकी होगी काशी। वाराणसी की चुनावी जंग दिलचस्प होती जा रही है। केजरीवाल नामांकन दाखिल कर चुके हैं तो मोदी ने भी नामांकन भर दिया। चुनावी बिसात में सभी दल और नेता अपनी अपनी चाल चल रहे हैं और मसला काशी का है। देखना होगा किसकी होगी काशी। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन दाखिल किया। समर्थकों के हुजूम के बीच मोदी ने रोड शो कर विपक्षियों के बीच अपनी जीत का दावा किया। समर्थकों का हुजूम, भीड़ का अभिवादन करते मोदी और रोड शो के बाद नामांकन दाखिल कर मीडिया से मुस्कुराते हुए मिलते नरेंद्र मोदी। काशी की गलियों में मोदी के नारे लगे। मोदी बनारस का दिल जीतने की कोशिश में दिखे। जन समुद्र के बीच काशी मोदीमय होती दिखी। आज यहां आने के बाद मेरे मन में जो विचार आए, पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है। फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। नामांकन से पहले नरेंद्र मोदी ने अपने रोड शो के जरिए विपक्षियों को अपनी लोकप्रियता का एहसास कराने की कोशिश की। बीएचयू में मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद शुरू हुए रोड शो में भारी संख्या में लोग जुटे। करीब 2 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में करीब 2 घंटे लगे। बीजेपी का दावा है कि इस नामांकन जुलूस में रिकॉर्ड संख्या में लोग जुड़े। मोदी ने इस मौके पर बुनकरों की दिक्कतों का बखान किया। यहाँ के बुनकरों की जिंदगी, यहाँ की, और मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी वीविंग स्किल की अमानत है। उसके लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिजाइनिंग, ये सारे सपोर्ट बेच अगर खड़े हो जाए, मैं नहीं मानता हूं कि मेरा काशी का बुनकर चाइना से मुकाबला न कर सके। मोदी के रोड शो पर विपक्षियों ने हमला भी किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी के माला पहनाने के बाद मालवीय की प्रतिमा को गंगा जल से धोया, जिसे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने जनता का अपमान बताया। अब काशी पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। केजरीवाल और मोदी के बीच कांटे की टक्कर है। देखना होगा कि कौन काशी के कुरुक्षेत्र को जीतता है। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो किसकी होगी धर्मस्थली काशी, कौन जीतेगा काशी का कुरुक्षेत्र, इस पर आज हम लगातार चर्चा करेंगे। और इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे 2 खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ कुमार रामाकृष्णा जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश जी, जिनका वाराणसी से खास रिश्ता भी है। और इस चर्चा में मेरे सहयोगी अमरीश जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अमरीश जी, आपके पास आना चाहेंगे। काशी का चुनावी बिगुल जो है वो एक तरीके से आज बज गया नामांकन के साथ नरेंद्र मोदी के। जिस तामझाम के साथ नरेंद्र मोदी ने आज पर्चा दाखिल किया, क्या इसकी ही ऐसी ही उम्मीद थी नरेंद्र मोदी कुछ इसी अंदाज में जाएंगे और नामांकन करेंगे? जी बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय की बात नहीं है। काशी के लिए जो जिस तरह से वहाँ पर जंग चल रही है, उसका आज औपचारिक रूप से नरेंद्र मोदी के नामांकन करने के बाद से औपचारिक रूप से ये जो जंग है तीनों के बीच में, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, ये पूरी तरह से आज औपचारिक ये जंग का ऐलान हो चुका है, यहाँ पे है। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी जिस फैनफेयर के साथ उन्होंने आज काशी में अपना नामांकन पत्र भरा, निश्चित तौर पर विरोधी तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई है चुनाव आयोग से। कांग्रेस एक काम बहुत तत्परता से करी है, तमाम जो नरेंद्र मोदी से संबंधित है चुनाव आयोग में जाकर फटाफट शिकायत कर दी। कल उन्होंने शिकायत की कि जो बीएचयू का जो परिसर है या फिर विद्यापीठ का जो परिसर है उसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए चुनावी पर्पज़ के लिए। हालांकि चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान लिया, लेकिन इस पर उनको मोदी को रोकने से मना किया। इससे मना करने की बात जो उन्होंने कांग्रेस ने गुहार की थी उसको नहीं माना। आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर जो रोड शो किया, वो निश्चित तौर पर
उनकी एक रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि वाराणसी का जो सीट है वो सिर्फ वाराणसी के लिए मायने नहीं रखता है। वो उसका प्रभाव क्षेत्र अगर हम देखें तो वाराणसी से उत्तर प्रदेश में कानपुर तक उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आता है, और फिर वाराणसी से उधर बिहार तक उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आता है। खासकर हम बात करें पटना तक उसका इन्फ्लुएंस आता है। तो नॉर्थ बिहार और इस तरफ जो कानपुर तक का जो एरिया है, वहाँ से संकेत में बीजेपी के लिए समर्थन मिलेगा। बीजेपी के पक्ष में जो जनता का जो रुझान है उसको केंद्रित करने के लिए सीधे सीधे तौर पर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को वहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है। और जो सपोर्टर वहाँ जिस तरीके से आए थे, हालांकि विपक्ष की कई टिप्पणियाँ उस पर आई है कि यह प्रायोजित था, लोग बुलाए गए थे, तो वो तमाम बातें अपनी जगह पर है, लेकिन जो फॉलोइंग्स जो नज़र आई, जो भीड़ नज़र आई, वो निश्चित तौर पर ये बताता है कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उस पूरे इलाके में जो अपना जो राजनीतिक तौर पर उन्होंने झंडा अपना एक शुरुआत की है, एक आगाज़ की है, उसका एक बढ़िया नमूना देखने को मिला। और बीजेपी अपनी इस रणनीति में बिल्कुल सफल होती हुई नजर आई। सूर्य प्रकाश जी के पास चलेंगे, जो कि वाराणसी से ताल्लुक रखते हैं। सूर्य प्रकाश जी, अब थोड़ी बात आगे बढ़ गई, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे यहाँ पर चलना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी और काशी और बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है, ये किस तरीके से आप देखते हैं? नरेंद्र मोदी ने काशी का चुनाव क्यों किया? सबसे पहला मेरा सवाल ये आपसे, और दूसरा सवाल ये कि बीजेपी की रणनीति किस तरीके से है काशी के जरिए दिल्ली साधने की? देखिए, काशी जो है वाराणसी एक धार्मिक स्थल रही है, और यहाँ से पूरे भारत भर के जो भी श्रद्धालु हैं वो वाराणसी आते हैं। तो स्वाभाविक है कि एक धार्मिक नगरी होने के नाते उनको उसका लाभ मिलेगा। वाराणसी के लोगों की जो जीवन शैली है, जो जीवन पद्धति है, वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की है। अगर मैं वाराणसी की बात करता हूँ, शहर की बात करता हूँ, शहर के मिजाज की बात करता हूँ, तो आपको बता दूं कि जो हर घरों में आपको कम से कम एक झंडा मिलेगा, एक धार्मिक झंडा मिलेगा। लोग इतने धार्मिक हैं कि वो गंगा स्नान करते हैं, बाद में दिन के बाकी अन्य कामों को करते हैं। शाम को अगर उनको किसी भी तरह की मुसीबत या परेशानी या समस्या या वो रिलैक्स या शांति कुछ भी चाहते हैं, तो वो मंदिरों की ओर जाते हैं, रुख करते हैं। तो उस मिजाज का वो शहर है जो अपने आप में एक धार्मिक माहौल में रहता है। तो ऐसे में बीजेपी जिन एजेंडे को लेकर चल रही है, उसमें स्वाभाविक है कि उसे लाभ मिलेगा। तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? स्वाभाविक है, तभी आज ये इनके रोड शो में एक अपार जनसमूह जो बनारस की जनता है वो उतर आई है सड़कों पे। टेम्परेचर मेरे ख्याल से 40 डिग्री के आसपास हो गया, और फिर भी उस भरी दोपहर में लोग खड़े हुए हैं। तो यानी कहीं ना कहीं एक भावनात्मक लगाव बनारस के लोगों की मोदी के साथ। बिल्कुल। रामाकृष्णा जी से समझने की कोशिश करेंगे। रामाकृष्णा जी, वाराणसी की जनता की अगर बात करें, किस तरीके का मिजाज होता है इनका? क्योंकि अलग अलग तरीके की जनता है यहाँ पर। अगर धर्म को मानने वाले लोग हैं तो बुद्धिजीवी लोगों की भी कमी नहीं है। BHU जैसा शिक्षा का केंद्र है वहाँ पर, जहाँ पर तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं जो कि एक एक आंकड़े पर गौर करते हैं और एक एक सियासी गुणागणित पर ध्यान देते हैं। क्या कहता है वहाँ का, अगर पूरा माहौल देखा जाए, लोगों के बीच की बात देखी जाए, तो वाकई किस तरीके का माहौल इस वक्त वहाँ की फिजाओं में देखने को मिल रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी बेसिकली बनारस को इसलिए चुने कि वो हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है। हिंदुत्व का मतलब मेरा हिंदू नहीं है, एक हिंदुस्तान का जो कल्चर रहा है उसका एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है। यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र हुए। ये बनारस वो शहर है जहाँ सबसे पहले अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, पंडितों और मुल्लाओं के अगेंस्ट आवाज़ उठाने वाले कोई थे तो कबीर थे। कबीर बनारस से उनका कार्यक्षेत्र है, बनारस में रह करके उन्होंने सारा कुछ किया है। बनारस वो जगह रहा है जो भक्ति मूवमेंट का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। जब रामानुज आए थे अपने समय में 15वीं सेंचुरी में बनारस, तो सारा भक्ति मूवमेंट के केंद्र के रूप में जो है डेवलप होना जो है शुरू हो गया। तुलसीदास यहाँ पे काफ़ी समय तुलसीदास जी व्यतीत। तो मेरा कहना है कि बनारस जो है इन सब चीज़ों का एक बहुत बड़ा, आज नहीं बहुत पुराने समय से केंद्र रहा है। दूसरे तो आप देखेंगे कि मोदी जो है आज यहाँ 3 इशू को उठाए हैं। मालवीय, मदन मोहन मालवीय, जिस माल्यार्पण कर करके एक तरफ कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ 2.5 लाख जो ब्राह्मण मतदाता है उसको अपनी तरफ आकृष्ट करें। दूसरी तरफ गंगा के बारे में उन्होंने बात की, ताकि जो है गंगा का एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। और तीसरा बुनकर, उनको पता है कि जो ज़्यादातर बुनकर है बनारस के वो बेसिकली मुस्लिम है, और उन्होंने खुल करके कहा कि जो है जो मुस्लिम जो बनाने वाले हैं जो बुनकर, मैं उनके लिए बहुत कुछ करूंगा। और थोड़ा सा यही बोल गया कि चाइना से मुकाबला करें। कम से कम चाइना में बुनकर नहीं होता है। जो बुनकर है, जो बनारसी साड़ी है, उसका एक अपना वजूद है। चाइना में कोई बुनकरी और साड़ी वाड़ी जो है
वो नहीं बनकर वहाँ पे बनता है। तो इसलिए मोदी की एक कोशिश रही है कि इसके बहाने जो है 2.5 लाख मुस्लिम वोट है, 2.5 लाख ब्राह्मण वोट है और लगभग 2 लाख बनिया वोट है। तो उनकी कोशिश रही कि एक तीर से कई एक शिकार करने के लिए जो है मोदी जो है आज वहाँ पे जो है वो कोशिश कर करके जनता का जो सेंटीमेंट है कोशिश की कि उसको हम टच करें। बिल्कुल। और उनके पास जो है जितना ज़्यादा हम पहुँचे, क्योंकि मोदी के बारे में एक हल्ला ये है कि वो मुस्लिम उनको वोट नहीं देगा। और हम 2 दिन पहले किसी टीवी चैनल पे इंटरव्यू में पूछ रहे थे, एक पत्रकार जब उनसे पूछा कि आप मुसलमानों के लिए क्या करेंगे जी, मोदी साहब का जवाब ये था कि हम सवाल और मैं आपको जोड़ना चाहूंगी, जो 4 प्रस्तावक आज नरेंद्र मोदी के साथ गए, इन प्रस्तावकों के जरिए भी क्या वोट बैंक को साधने की कोशिश नरेंद्र मोदी की तरफ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। वही बताते कि जब नेशनल चैनल पर जब सवाल पूछा गया कि मुसलमानों के लिए क्या करेंगे, तो बोले कि देखिए भैया, हमको वोट मिले या ना मिले, हम हारे जीते, ना तो हम मुसलमानों के लिए करेंगे ना हम हिंदुओं के लिए करेंगे। अगर हमको करना हुआ तो हम हिंदुस्तानी के लिए करेंगे, हम पुरानी परंपराओं को बंद करें। लेकिन आज मोदी जो है वो जो बोले थे उससे कहीं अलग हट गए। बोले कि हम बुनकरों के लिए करेंगे और यहाँ जो लाखों जो बुनकर मुस्लिम रहते हैं हम उनके लिए कुछ करेंगे। तो वापस उसी पॉलिटिक्स पे आ गए जो कि आम राजनेता लोग जो है वहां पे कर रहे हैं। इसीलिए देखेंगे कि उनके प्रस्तावक में जो है बुनकर है, एक नाविक है, नाविक जो कि टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हुआ है। आप देखेंगे कोई भी बनारस लोग जाता है तो बोट में बैठ कर ट्रेवल करना शुरू चाहता है। दूसरे तरफ मदन मोहन मालवीय जी के जो है पोते हैं। तीसरी तरफ जो है छन्नूलाल जी हैं जो कि बनारस घराने के आज के रूप में उनको धरोहर माना जाता है, क्योंकि बनारस की जो परंपरा है लगभग लुप्त हो रही है। बिस्मिल्लाह खां के बाद शायद अब यही एक जाने माने नाम बचे। तो कोशिश इनकी ये रही है कि हम हर कम्युनिटी को जो है टच करके और उनके पास जो हम एक मैसेज दे सकें। बिल्कुल। अमरीश जी के पास चलना चाहेंगे। अमरीश जी, अगर समस्याओं की बात करें, बनारस के बुनियादी समस्याओं की बात करें, तो क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर नजर आती हैं? अगर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो क्या स्थानीय समस्याओं को भी उतनी ही तरजीह दी जाएगी, या फिर एक लहर पर सवार होकर यहाँ पर जनता वोटिंग करेगी? जनता के वोट करने का क्या मिजाज रहने वाला है यहाँ पर? क्या समस्याओं पर वोटिंग होगी या लहर पर सवार होकर वोटिंग होगी? देखिए, अमूमन ये देखा जाता है कि जो किसी भी कंस्टिट्यूंसी में लोकल इश्यूज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में, खासकर इस लोकसभा चुनाव में हम देखें तो दोनों मूड वहाँ पे होता है। एक तो बनारस का जो मूलभूत जो संरचना है, जो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिस तरीके से पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है, ये जैसा कि डॉक्टर कुमार भी कह रहे थे कि बनारस को भारत का रोम कहा जाता है। इसके बावजूद बनारस की जो स्थिति है, जो जिस तरह की जो छिन्न भिन्न स्थिति हो गई, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहाँ पर, चाहे वो बिजली की बात कर लें, सड़क की बात कर लें, जो सैनिटेशन की हम बात कर लें, वो पूरी तरह से वो व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। तो एक कहीं ना कहीं ये एक जो विकास का जो मुद्दा है वो निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा होगा। माफ़ कीजिएगा। जो बाकी जो वहाँ पे जो वोटर्स हैं जो नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में हैं, नरेंद्र मोदी का अपना एक जो जिस तरह से गुजरात मॉडल लेकर देश के सामने में आकर वो लगातार सतरंगी सपने दिखा रहे हैं, वो सही बात है। लेकिन गुजरात में जो विकास किया है, उस विकास के आस में भी कई सारे बनारस के लोग हैं जिनको ये लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव जीतेंगे, यहाँ के सांसद रहेंगे, प्रधानमंत्री बनते हैं नहीं बनते ये बात की बात होती है, लेकिन अगर यहाँ से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अगर नरेंद्र मोदी करेंगे तो निश्चित तौर पर जो वहाँ पर समस्याएं हैं, जो निवासियों की जो समस्याएं हैं, उसमें सूर्य प्रकाश जी से भी जान लेते हैं। सूर्य प्रकाश जी, वाराणसी को आप बेहद करीब से जानते हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पर महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं और बुनियादी समस्याएं हैं वो क्या कुछ है? बनारस अपनी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है अभी भी, और मुझे याद है कि पिछले 68 साल में बनारस में कोई खास विकास नहीं हुआ। लोग कि बनारस की जो जनता है उन्हें लगता है कि गुजरात के परिप्रेक्ष्य में ही शायद यहाँ भी बदलाव आएगा और मोदी कुछ विकास करेंगे। लेकिन उनके जहन में ये भी सवाल उठता है कि क्या गुजरात की जो भौगोलिक दृष्टिकोण से जिस स्थितियों में गुजरात है, क्या वो बनारस है? बनारस की जो खेती वाली जमीन है वो उपजाऊ जमीन है, तो वहाँ इंडस्ट्री आप डेवलप कर नहीं सकते साहब। सड़कों के लिए इतना प्राचीन नगर है और तंग गलियों से है कि सड़कें वहाँ चौड़ी की नहीं जा सकती। तो ऐसी स्थिति में मोदी कितनी विकास करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। जी, तो यहाँ पर अगर लोगों की बात करें, मुरली मनोहर जोशी यहाँ पर पहले थे जी, क्या उनके विकास के कार्यक्रम से लोग संतुष्ट नहीं है वहाँ पर? नहीं, बनारस की जनता श्री मुरली मनोहर जोशी, बीजेपी कि नरेंद्र मोदी को अगर जनता मौका देगी तो नरेंद्र मोदी के नाम पर और गुजरात में विकास के नाम पर उन्हें वोट मिलेगा, अगर वोट मिलता है तो। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी को
विकास से ज्यादा लोग इस बात पे वोट देना चाह रहे हैं आज के तारीख में कि वो जो है प्रधानमंत्री के एक पद के दावेदार हैं, एक प्रबल कैंडिडेट्स हैं और वो प्रधानमंत्री के रूप में बनेंगे, उनके क्षेत्र से कोई सांसद, वो इस बात पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। देखिए पूजा, मुरली मनोहर और ये बड़ा एक डिस्कस करने का विषय है कि जनता वहां की दो तरीके से सोचती है। एक ये कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, दूसरा ये उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बड़ौदा चले जाएं। तो कई चीजें उनको दिमाग में चल रही हैं। तो ये क्या उनके दिमाग में है कि नरेंद्र मोदी चूंकि गुजरात से हैं, तो हो सकता है कि अगर वो यहाँ से जीतते हैं तो गुजरात वापस चले जाएं, या फिर लोगों को यह भरोसा है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनना ही विकास के लिए यहाँ पर काफी होगा? नहीं, उन्हें ये लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी पिछले मतलब गुजरात के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी भी हैं, और उसके साथ ही वो बड़ौदा से लड़ रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने पहली बार बनारस को चुना है। तो हो सकता है उनको ये ऐसा लगता है कि शायद वो बड़ौदा की सीट छोड़ करके बनारस से जुड़ेंगे, क्योंकि उनके प्रभाव इधर बढ़ाना है उत्तर प्रदेश में या बिहार में। तो उस दृष्टिकोण से उन्हें लगता है कि गुजरात के तो वो हैं ही, कम से कम बनारस के तो हो जाएं। रामाकृष्णा जी, यही सवाल मेरा आपसे कि यहाँ पर जो लोगों के दिमाग में है, क्या ये चीज रहेगी कि मोदी चूंकि 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सीट उन्हें वो छोड़ भी दे, खाली कर दे? क्या लोगों के दिमाग में ये बात है कि अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो यहाँ का जो विकास है, काशी का विकास है, वो अपने आप हो जाएगा? देखिए, ये जो सवाल आप पूछिए बड़ौदा के लोगों में भी होगा और बनारस के भी लोगों में होगा, और ये भी सत्य है कि एक जगह से नरेंद्र मोदी को रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन सब कुछ ये डिपेंड इस पे कर रहा है कि इलेक्शन के बाद कितना सीट आ रहा है बीजेपी को, कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल रहा है, जोड़ तोड़ कर बन रहा है। तो ये बहुत कुछ सिचुएशन पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस में आपको देखने मिलेगा। इसलिए आज का ना प्री मैच्योर्ड होगा कि वो बनारस से रिजाइन करेंगे, बड़ौदा से करेंगे। बनारस का दुर्भाग्य रहा है कि वहाँ से बड़ा अच्छा नेता लोग इलेक्शन जीत चुके हैं। आज से पास्ट में अगर हिस्ट्री उठा करके देखें तो लाल बहादुर शास्त्री, कमलापति त्रिपाठी एक लंबे वक्त से वहाँ पे इलेक्टेड होते रहे, सब कुछ रहा। लेकिन आज बनारस का हाल वाकई में बहुत खराब है, और बनारस का लोग कम से कम ये चाहता है कि फिर से बनारस में वही रौनक वापस आए जिसके लिए जाना जाता था। और बनारस का डेवलपमेंट कोई MP या MLA नहीं कर सकता है, या तो कोई चीफ मिनिस्टर पर्सनल एफर्ट लगाए तब जाके बनारस के लिए कर सकता है, या कोई प्राइम मिनिस्टर जैसे नरेंद्र मोदी जैसे कैंडिडेट है तभी हो सकता है। तो एक तो लोगों में एक तो विश्वास है कि अगर नरेंद्र मोदी बनेगा तो शायद बनारस का विकास वैसा ही हो जाएगा। बिल्कुल, उस लिहाज से आज जो उन्होंने बातें कही नॉमिनेशन के बाद, जो बातें कही, वो आपको क्या लगा कि वाकई जो विजन है वाराणसी के लिए वो अब क्लियर हो रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ से? नहीं, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। देखिए, कोई नेता, अगर नरेंद्र मोदी 12 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, गुजरात में उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, ये भी चीज लोगों के ध्यान में, बेशक कल बनारस में रहे छोड़ दे अलग बात है, लेकिन लोगों को कम से कम इतना विश्वास है कि अगर यहाँ से इलेक्ट होते हैं, अगर रिजाइन भी कर देते हैं, फिर भी वो बनारस के लिए बहुत कुछ करेंगे। और हमको भी लग रहा है कि इस मामले में देखिए जो है डॉक्टर कुमार, मैं यहाँ एक अटल बिहारी वाजपेयी, सौरभ जी से भी, सूर्यप्रकाश जी से भी माफ़ कीजिएगा, मेरा सवाल है कि अटल बिहारी वाजपेयी माफ़ कीजिएगा प्रधानमंत्री थे लखनऊ से, लखनऊ की जनता भी उनसे उसी तरह की उम्मीद करती थी। विकास का काम हुआ, लखनऊ चूँकि कैपिटल है तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी वहाँ पर कई सारी जो है वो चीज़ें की गई। तो क्या अगर वो नरेंद्र मोदी वो मूलभूत सुविधाएं जिसके आस में बनारस और बनारस की जनता तरस रही है, मौजूदा जो संरचना वहाँ है, तंग गलियाँ हैं जैसा कि आप भी बता रहे हैं, सूर्यप्रकाश जी भी बता रहे हैं, ऐसे में उसको किस तरीके से उसको रीमॉडल कर सकेंगे ताकि जो जीवन है, नागरिक जीवन, जो सिविल एम्यूनिटीज़ है वहाँ पर, वो सीधे सीधे तौर पर बनारस की जनता को मिल सके? कितना स्कोप होगा उनके पास? ये अगर मोदी वहाँ से जीत जाते तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती इसी बात को लेकर होगी कि वो उस जगह की विकास कैसे करेंगे। मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप सड़कें चौड़ी कराने जाएं तो जैसे ही सड़क चौड़ी करने का जब कार्यक्रम बनता है, अगर आपका घर कहीं सामने आ जाता है, आप पॉलिटिकल रूप से बड़े स्ट्रांग हैं, तो आप उस सड़क के दिशा को बदलवा देते हैं। बनारस के लोगों के ये मिजाज है मूड जी। और गंगा की बात करते तो गंगा कोई बाहरी व्यक्ति आके पोल्यूटेड नहीं करता है, बनारसी के ही वजहों से वो है। तो आपको इन बातों को समझना होगा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं आपके पास, जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर आप फैक्ट्रियां लगा नहीं सकते, रोड आपको बनाने में दिक्कतें आएंगी, सड़कें जो हैं वो टूटी फूटी हैं, बहुत करेंगे और उसको थोड़ी बहुत आप रिपेयर करा देंगे। इलेक्ट्रिसिटीज़ की प्रॉब्लम्स जो है पूर्वांचल विद्युत बोर्ड का, वो लाइट्स आती नहीं है, और मतलब एक संगठित रूप से गिरोह चल रहे, छोटे छोटे गिरोह सक्रिय हैं बनारस में, कॉलोनाइजर्स सक्रिय हैं। तो ऐसी दशा में उनको काम करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती होगा बनारस के लिए।
रामाकृष्णा जी, आप कुछ थोड़ा सा हम उसे डिसएग्री इसलिए कर रहे हैं कि बनारस जो है, बनारस के बाहर नहीं निकल पा रहा है। बनारस के आसपास में इतना सारा स्कोप है डेवलपमेंट के लिए। आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, टाउन का आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप रीमैपिंग कर सकते हैं बनारस की, जैसे बहुत सारा शहर के साथ हो रहा है। टाउन का एक्सपेंशन हो रहा है, वेल डिजाइन कर करके हो रहा है, पूरा रोड मैपिंग हो रहा है, पूरा टाउनशिप को जो है अच्छे ढंग से उसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन बनारस में ये चीज आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, और यही कारण है कि लोग बनारस टाउन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हाँ। अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी अगर कोई भी नेता प्रोवाइड करता है तो हमको लगता है बहुत लोग प्रीफर भी करेंगे। और दूसरा चीज खास करके घाट सब का जो आप देखेंगे, घाट सब का हालत बहुत दयनीय है। और गंगा के पानी है, आप जा करके वेनिस में देखिए, आप जा करके यूरोप के किसी दूसरे सब, हर जगह ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है। बिना ट्रीटमेंट प्लांट के आप घर नहीं बना सकते हैं। आप वहां कुछ नहीं, 8-10 अगर ट्रीटमेंट प्लांट अगर गंगा के किनारे लग जाए तो आप उसको वहां पे ही पॉल्यूशन से आप रोक सकते हैं, जो फिलहाल जो बनारस से पॉल्यूशन वही मैं बता रहा हूँ आपसे। तो ऐसी समस्या नहीं है। डॉक्टर कुमार मोदी ने भी कहा कि साबरमती की तरह गंगा को साफ कर देंगे। वही बता रहे हैं आपसे कि ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बस करने की इच्छा चाहिए। से जान लेते हैं सूर्य प्रकाश जी, घाटों की स्थिति, घाट जो कि बेहद अहम है, 80 घाट है वहां पर, और जिनकी स्थिति के बारे में भी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि किस तरीके से लगातार दयनीय होती जा रही है। और साथ ही साथ गंगा की सफाई जो कि एक अहम समस्या है, जिसको लेकर कई सारे आंदोलन भी लगातार चलते हैं और उसके बाद समाप्त हो जाते हैं। क्या वाकई लगता है कि बीजेपी से इसको लेकर, खासतौर पर नरेंद्र मोदी से लेकर गंभीर है, जिसका जिक्र आज उन्होंने किया भी? हमें इस बात को भी सोचना होगा कि क्या बनारस की जरूरतें सिर्फ घाट और गंगा है या लोगों की बेसिक मूलभूत आवश्यकता है? पहले तो हमें ये तय कर लेना होगा। बनारस की जरूरत सिर्फ घाट या गंगा नहीं है। मेरा बचपन घाटों पे बीता हुआ है और मैं पिछले 20 साल से घाट को देख रहा हूँ। जिन कंडीशंस में मैं 15 या 20 साल पहले घाट को देखता था, अभी ऐसा नहीं है। बहुत उसका ज्यादा जो है सौंदर्यीकरण हो चुका है, सुधारा जा चुका है। गंदगियां अब नहीं है जो पहले हुआ करती। नहीं, कई सारे लोगों की रोजी रोटी वहां से भी तो चलती है ना। कई सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है और दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, गाइड्स हैं। लेकिन ऐसी समस्या मुझे लगता है कि घाट को लेकर अगर आप जाएं और बैठे तो आपको इतनी नहीं लगेगी जितना लोग बता देते हैं टेलीविजन पे। हालांकि अगर आपको बनारस के मिजाज को समझना है तो इस मिजाज को समझने के लिए उसके सातों संसदीय क्षेत्र में जाना चाहिए, आपको लोहता भी जाना चाहिए, आपको खोजवा भी जाना चाहिए, आपको बजरडीहा भी जाना चाहिए, तब आप बनारस के पूरे मिजाज को समझ सकते हैं। आप सिर्फ घाट पर वक्त की कमी, इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सियासी समीकरण समझने की भी कोशिश करते हैं। समस्याओं को हमने जान लिया। यहाँ पर सूर्य प्रकाश जी आपके पास ही आना चाहेंगे। यहाँ पर जो मुकाबला है वो दिलचस्प होता इसलिए भी जा रहा है क्योंकि कल भी हमने देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपना रोड शो किया, उनके साथ हजारों की तादाद में समर्थक थे। तो आज उससे बढ़कर, कहीं ज्यादा बढ़कर अगर देखा जाए तो लाखों की तादाद में आज मोदी के साथ समर्थक सड़कों पर उतरे और एक तरीके से बीजेपी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। सूर्य प्रकाश जी, क्या लग रहा है यहाँ पर जो काशी की लड़ाई है वो कितनी दिलचस्प होती जा रही है, और क्या मोदी वर्सेस ऑल यहाँ पर अब होता जा रहा है क्या? नहीं, मैं आपको यहाँ पे ये जरूर बताऊंगा कि बहुत ज्यादा कोई लड़ाई नहीं है। कल बात हुई थी कि आप केजरीवाल जी वहाँ गए थे और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। उनके साथ दिल्ली से बहुत सारे स्टूडेंट्स गए थे और लोगों ने सपोर्ट किया था, लेकिन बनारस की नब्ज अभी वो पकड़ नहीं पाए हैं। नंबर 1, अगर शायद केजरीवाल अगर वहाँ 2 महीने तक या 3 महीने तक कुमार विश्वास की तरह मेहनत करते तो शायद कुछ वो वहां के लोगों की थिंकिंग में चेंज ला सकते थे, बदलाव ला सकते। दिल्ली में जो कुछ भी हो गया उसका असर भी पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बहुत ज्यादा लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। भरोसा बिल्कुल नहीं है। और उनके जो पहली जो जनसभा हुई थी बेनियाबाग में, उसमें भी कुल 15,000 के आसपास समथिंग लोग थे, जिनमें से लगभग 7-8 हजार बाहरी थे। तो केजरीवाल की वहां पे कोई लड़ाई मेरे हिसाब से तो नहीं है दिखता। मुझे जो लड़ाई दिखता है वो सीधा सीधा अजय राय जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और नरेंद्र मोदी। लेकिन अगर ऐसा था डॉक्टर साहब, अगर ऐसा था तो मुख्तार अंसारी ने वहां से क्यों वो पीछे हट गए और क्यों उन्होंने सपोर्ट देने की बात कही केजरीवाल को? उसका कारण है, देखिए, अजय राय में और मुख्तार अंसारी में जानलेवा दुश्मनी चलता है जी। और ये माना जाता है कि जो है अजय राय के जो बड़े भाई की जो हत्या आई थी उसमें मुख्तार अंसारी का हाथ है, और इसके कारण मुख्तार अंसारी के अगेंस्ट केस भी चला और उसमें खुद अजय राय मुख्य गवाह भी हैं वो केस में। और इस लगता है कि मुख्तार अंसारी के कारण शायद मुस्लिम वोट अजय राय को नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में वोट किसको मिलेगा? और जो मुस्लिम मान लीजिए नरेंद्र मोदी से नाराज है तो वो अरविंद केजरीवाल को देगा, दूसरे को फिर वोट नहीं देगा। वहां पे लड़ाई नंबर 1 के लिए नहीं है, वहां पे लड़ाई है कि नंबर 2 पे कौन रहेगा। ये सबसे बड़ी लड़ाई है। तो हमको लग रहा है कि आज के डेट में मोदी वर्सेस केजरीवाल लड़ाई होने की ज्यादा संभावना है। ये अलग बात है कि
वोट का मार्जिन कितना कम कर पाते हैं अरविंद केजरीवाल हारने से, जो जीतने से नरेंद्र मोदी को कोई रोक नहीं सकता, वो वहां से जीत रहे हैं। अमरीश जी, गांधी परिवार की अहमियत जो है वो क्या बिल्कुल ही खत्म हो गई वाराणसी में जाकर के? देखिए, बार बार हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस बहुत लगभग कहा जाए तो कम से कम 10 राउंड की बैठक हुई, जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है। उत्तर प्रदेश के तमाम सीटों पर चर्चा होती थी, बनारस के बारे में कहीं कहा जाता था कि इसको होल्ड पर रखा हुआ है। तो इससे लगने लगा कि कांग्रेस सचमुच सीरियस है। और कोई अजय राय का भी नाम था उस समय में, या फिर एक मिश्रा भी वहाँ पर एक MLA थे, वो एक बार उन्होंने, बाद में प्रियंका गांधी का भी नाम, बाद में प्रियंका गांधी का नाम आया। उसके बाद एक तरह से कहा गया, जब ये बात कही जाने लगी, दिग्विजय सिंह तो खुद लड़ने के लिए जब ये बात कही जाने लगी कि एक मजबूत और फॉर्मेडेबल जो है कैंडिडेट दिया जाएगा, मधुसूदन मिस्त्री जो यूपी के इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा था, तो ये कयास लगने लगा कि जीतने की हारने की बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस तरह का कैंडिडेट वहां खड़ा करेगी जिससे सीधे तौर पर ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस ने वॉकओवर नहीं दिया है। आज देखिए, अजय राय चुनाव नहीं जीत पाएंगे, सब कोई जानता है। यह भी एक मैसेज है कि कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को वॉकओवर दे दिया है, अजय राय को टिकट दिया है। ये और बात है कि स्थानीय समीकरण इस तरीके के थे, या फिर प्रियंका गांधी का नाम आया, दिग्विजय सिंह, क्या इस बात में क्या हर्ज था अगर दिग्विजय सिंह को वहां से प्रत्याशी बनाया जाता? इसमें कोई इसमें बात बुराई नजर नहीं आती है। लेकिन अगर दोनों बड़ा कैच-22 को सिचुएशन कांग्रेस के लिए होगा। अगर दिग्विजय सिंह को अगर वहां उतारती तो फिर होता कि हाँ, नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर है, नरेंद्र मोदी का जो लहर है, उस बात को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी विडंबना यही थी। अगर कोई अजय राय को जिस तरीके से दिया, तो अब कांग्रेस पर कहीं ना कहीं ये बात हो रही है कि एक तरह से वॉकओवर दे दिया गया, अजय राय नरेंद्र मोदी के सामने कहीं नहीं, पहले हाइप क्रिएट किया गया और उसके बाद हाँ, तो इससे ये जो फ्लिप फ्लॉप जो रहा, बाद में कांग्रेस ने ये भी हवा उड़ी कि प्रियंका गांधी भी चुन, लेकिन प्रियंका गांधी तुरुप का इक्का है कांग्रेस के लिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहती है। जी, चलिए एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं। हमारे मेहमान सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जरूर यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाराणसी का मुस्लिम मतदाता क्या कहता है। ब्रेक के बाद तो किसकी होगी काशी, जनता मांगे जवाब में आज लगातार हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। काशी जो कि चुनावी राजधानी बनती जा रही है, नरेंद्र मोदी ने यहां से अपना नामांकन दाखिल कर लिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया। आज नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान जो नज़ारा सड़कों पर देखने को मिला, उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जाने लगा कि इस बार नरेंद्र मोदी यहां से जरूर जीतेंगे और बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं काशी के गणित पर, क्या कुछ वहां का चुनावी समीकरण है, सियासी समीकरण क्या कहता है। बीजेपी ने पहली बार एक पिछड़ी जाति के नेता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। रामाकृष्णा जी के पास चलना चाहेंगे। रामाकृष्णा जी, जिस तरीके से पहली बार बीजेपी की तरफ से पिछड़ी जाति के कैंडिडेट को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, काशी की अगर बात करें, यहाँ पर आसपास के इलाकों में पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पिछड़ी जाति के लोगों के हिसाब से कितने ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर इसका असर पड़ सकता है, अगर इस लिहाज से बात करें, पिछड़ी लिहाज से बात करें तो? देखिए, यही वो गणित है जिसका आप नाम ले रहे, पिछड़ी जाति कार्ड। यहीं पे मुलायम सिंह यादव और लालू यादव और नीतीश कुमार तीनों मात खा रहे हैं, क्योंकि लालू यादव जो है खुद यादव है, लेकिन उनके साथ जो है अनपिछड़ी जातियां जो है जुड़ जाती थी। मुलायम सिंह यादव खुद यादव है, तो यादव मुसलमान प्लस दूसरी पिछड़ी जातियां जुड़ जाती थी। इलेक्शन कैंपेन में भी यही लोग बोलता था। नीतीश कुमार का भी यही रहता था कि महादलित और अति पिछड़ा। अब चूंकि नरेंद्र मोदी खुद पिछड़ा वर्ग से आ रहे हैं, तो इसलिए ये गणित जो है बिहार और यूपी में कम से कम हम जानते हैं कि ये फेल हो रहा है, क्योंकि माइनस यादव जो पिछड़ा जाति का वर्ग है, वो सारा का सारा जो है बीजेपी के साथ गोलबंद होता हुआ नजर आ रहा है। मुलायम सिंह यादव कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, बहुत सारा ऐसा कंस्टिट्यूएंसी है, कम से कम बिहार के बारे में आपको बता दें, जहां पे यादव कैंडिडेट नहीं है, वहां पे भी लोग पता चला कि वो लोग भी मोदी को दे रहा है। मतलब इस टाइप का गणित हो गया है। तो ये एक बहुत, सिर्फ बनारस में नहीं इफेक्टिव है, ये पूरे बिहार, यूपी और पूरा नॉर्दर्न इंडिया का एरिया ले लीजिए। इवन दूसरे जगह भी जो गरीब आदमी, जो आप गरीब तकवा में आप किसी को भी रख सकती है, जो गरीब लोग, उनको ये लगता है कि भाई एक छोटा सा काम करने वाला आदमी भी अगर इतना ऊपर अगर उठ सकता है तो क्यों ना हम इसको। तो यही सब एक ट्रम्प कार्ड है, जिसके कारण मोदी जो है आज इलेक्शन कैंपेन में कहीं ना कहीं आगे नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस का ड्रॉबैक देखिए, 10 साल जो उनका प्राइम मिनिस्टर रहा,
वो कैंपेन में नहीं है। बल्कि एक जिम्मेदारी बनती थी कि मनमोहन सिंह भी इलेक्शन कैंपेन में आते और कैंपेन में आ करके 10 साल का उनका जो भी अचीवमेंट रहा है और कम से कम कांग्रेस को डिफेंड करते। तो वो 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद वो साइलेंट बैठे हुए और कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फ्रंट पे भेज दिया, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी रही नहीं किसी तरीके की। रामकृष्ण जी, ये बात मत कहिए, आज उन्होंने बोला है कि कांग्रेस का आधार नहीं खिसक रहा है, बहुत दिनों के बाद उनकी बात सामने आई। पूजा एक देखिए सबसे बड़ी बात, बीजेपी की जो 3 मुख्यमंत्री चर्चित मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान, तीनों तीसरी बार सत्ता में वहां वापस आए हैं। लेकिन फिर मोदी क्यों? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, उनकी भी छवि काफ़ी अच्छी है। शिवराज सिंह चौहान ने भी काफ़ी वहाँ पर अपना ये डेवलपमेंट का काम किया है। पूरी जनता मध्य प्रदेश की उनकी जो है खुश है। आज हम देख रहे हैं जो नज़र आ रहा है वहाँ पे कि बीजेपी को समर्थन मिलने जा रहा है। यही बात छत्तीसगढ़ के बारे में भी कही जाती है। लेकिन जातीय समीकरण एक ऐसा पॉइंट था जिसकी वजह से इन दोनों से बाजी मारते हुए दिखाई पड़े। हालांकि बीजेपी के अंदर कुछ बात हुई थी इस तरीके की। हाँ डॉक्टर, नहीं, मैं आप बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। देखिए, शिवराज सिंह चौहान भी पिछड़े वर्ग से और रमन सिंह भी पिछड़े वर्ग से। और आपको देख लीजिए कि अगर बीजेपी मध्य प्रदेश के रिजल्ट आने के बाद और छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आने के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अगर खोजना पड़ता तो शायद मोदी के लिए दिक्कत हो जाता। इसलिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के इलेक्शन से पहले ही नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर का जो है कैंडिडेट आरएसएस के द्वारा जो डिक्लेयर करवा दिया गया। क्योंकि आपको पता हो कि अडवाणी जी जब गए थे मध्य प्रदेश तो उन्होंने काफी तारीफ की थी शिवराज सिंह चौहान की, और वहां पे एक डिबेट शुरू हो गया। बहुत फेमस कोटेशन था कि एक बीमारू राज को जो शिवराज सिंह इतना उठा दिया, और इसके तुरंत करते ही जो है प्रधानमंत्री के लिए जो है डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस चीज से बचने के लिए ही जो है आरएसएस जो है नरेंद्र मोदी को जो है आगे किया। दूसरा चीज क्या है कि गुजरात को ना आरएसएस जो है हिंदुत्व का प्रयोगशाला समझती है, और लगता है कि नरेंद्र मोदी ये काम बखूबी अपना वहां पे अंजाम दे चुके हैं। तो इसलिए आरएसएस को लगता है कि सबसे मेरा जो बेहतर कैंडिडेट हो सकता है आज के तारीख में वो नरेंद्र मोदी ही हो सकता है। देखिए डॉक्टर साहब, 2004 की स्थिति थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। 2004 की स्थिति में 2004 में नरेंद्र मोदी को असंग पसंद नहीं करता था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो जैसा कि डॉक्टर साहब भी कह रहे थे हिंदू का प्रयोगशाला वहाँ बनाया, हालांकि कई सारे जो उनके जो अनुषांगिक शाखाएं उनको उसको पूरी तरह से हटा दिया। वहाँ पर सीधे सीधे तौर पर जो अभी संघ के ये सह संचालक हैं उनकी नज़र पड़ी। हालांकि वो प्रमुख आरएसएस प्रमुख नहीं थे, उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने मोदी को उस समय से प्रमोट करना शुरू कर दिया। जो संजय जोशी का प्रकरण आया, तोगड़िया को उन्होंने जिस तरीके से आउट किया, तो वो चाहते यही थे। हालांकि उन्होंने ठीक कहा कि बाकी दोनों जो मुख्यमंत्री वो पिछड़ी जाति से हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ जो है उन पर दांव लगाना इसलिए ठीक समझा क्योंकि एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर उनकी छवि थी। नरेंद्र मोदी ने जी कितनी सीटों का फायदा हो सकता है अगर ये कार्ड उनका चल जाता है? पूर्वांचल की अगर बात करें, बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। आप देखें तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बनारस को अगर पिन पॉइंट करते हैं, सेंटर बनाते हैं, अगर बनारस को हब देखा जाए तो उसका असर सीधे सीधे तौर पर कानपुर तक पहुंचता है। और उस तरफ अगर हम बिहार की तरफ बात करते हैं तो पटना नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा कि मोकामा बरौनी तक का जो इलाका है, बल्कि नॉर्दर्न इंडिया का जो पूरा इलाका है उस वहाँ तक, माफ़ कीजिएगा, नॉर्थ बिहार का जो इलाका है वहाँ तक इस नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी, बनारस से उम्मीदवारी का फर्क पड़ेगा सीधे सीधे तौर पर। इसमें कहीं दो राय की बात नहीं है। और कई सारे ऐसे नेता जिनका मैं कंस्टिट्यूंसी वाइज बता सकता हूं कि जो पहले चुनाव हार रहे थे, शाहनवाज की बात ले लीजिए, बड़े फायर ब्रांड नेता हैं, लेकिन अब ठीक नरेंद्र मोदी के अनाउंसमेंट से पहले ये माना जा रहा था पिछले साल तक कि ये नहीं जीत पाएंगे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ेंगे इस पर जब बात हुई तो अचानक वहां से ग्राफ बदला, और जब उनके भागलपुर विजिट करने के बाद से ये बात माना जा रहा है। हालांकि जब तक रिजल्ट आ जाए कहना मुश्किल है, जनता आज बहुत समझदार है, कहती कुछ है और करती अपने मन की है, लेकिन ये माना जा रहा है कि शाहनवाज इस बार चुनाव, जो हारा हुआ चुनाव, अब जीत रहे हैं। आप हजारीबाग में देख लीजिए, यशवंत सिन्हा ने अपने लड़के के लिए टिकट लिया था, उनका हारना तय था। सौरभ नारायण है, उनसे मैं 2009 में भी मैंने उनके साथ थोड़ा सा एरिया देखा था। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, राजघराने परिवार से आते हैं, और ये माना जा रहा था कि यशवंत सिन्हा जो कि कुछ अलग कारणों की वजह से उनको टिकट नहीं मिल पाया, उन्होंने बेटा को टिकट पार्टी ने दिया है उनको, जयंत सिन्हा को। लेकिन नरेंद्र मोदी की रैली के बाद से जयंत सिन्हा के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो चुनाव कंटेस्ट में है और पूरी संभावना है कि चुनाव जीत सकते हैं। जबकि सौरभ नारायण के बारे में यह एक तरह से ऐलान कर दिया गया था कांग्रेस की तरफ से कि सौरभ नारायण इस बार नहीं हारेंगे, इस बार जीत कर आ रहे हैं हजारीबाग से। तो ये इम्पैक्ट जो है वो मोदी का करिश्मा है, कहीं इसमें कहीं दो राय की बात नहीं। बिल्कुल। आप सूर्य प्रकाश जी के पास चलेंगे। सूर्य प्रकाश जी, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से
अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा कि अगर वाराणसी की जनता चाहेगी तो मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। पहले ही उन्होंने ये कह दिया था कि नरेंद्र मोदी जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से मैं लड़ूंगा। जब ये तय हो गया कि वाराणसी से वो चुनाव लड़ेंगे तो फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से तमाम बातें सामने आई। लेकिन फिलहाल वहां पर अरविंद केजरीवाल के अगर असर की बात करें, दिल्ली फैक्टर जो था वो अलग था। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जिस तरीके से 49 दिनों की सरकार चलाने के बाद उन्होंने शहादत दी वहां पर, जिस तरीके से शहादत की राजनीति उसे कहा जाता है, उसके बाद से वहां के लोग क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर? उन्हें मालूम है कि ये एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर है जो चल नहीं पा रहे हैं। अगर और दिल्ली के लोगों ने उनको जिता दिया, उसके बावजूद वो अचानक से मतलब बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से अपनी सीट को या अपनी मुख्यमंत्री पद को छोड़ करके जो है बनारस की ओर रुख कर गए। तो बनारस की जनता उनको एक सफल राजनेता के रूप में उन्हें देखती ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि बनारस की जनता को ये लगता है कि नहीं इनको सपोर्ट करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए, ये बड़े मुद्दे लेके चले, क्योंकि जो उन्होंने लेकिन जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात अरविंद केजरीवाल कहते थे और बाद में हालांकि उन्होंने ये कहा, हालांकि दिल्ली का इलेक्शन तब तक हो चुका था, उसके बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली से इस्तीफा देना शायद ये गलती थी उनकी, इस बात को उन्होंने मान लिया। पूजा, मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूँगा। हम सूर्य प्रकाश से बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय राजनीति का जो व्याकरण और उसकी परिभाषा दोनों बदलने की कोशिश की और उसका असर हम लोगों ने देखा। बिल्कुल देखा जिस तरीके से मुझे अच्छी तरह से याद है, पूरा चुनाव मैंने कवर किया था और हम लोग जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन मैं भी एक सुबह 7 बजे से अपने लाइव में कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल एक फैक्टर हैं, आम आदमी पार्टी फैक्टर है, लेकिन 5 से 7 सीट कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीटें से ज़्यादा सर्वे में, लेकिन 11 बजते बजते सारी स्थिति साफ हो गई। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और बीजेपी भी जो तमाम दावे कर रही थी वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। रामकृष्ण जी, क्या जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कहकर वो आगे बढ़े थे, उनका एक ये जो डिसीजन था वो डिसीजन भारी पड़ गया, ये आपको लगता है? अरविंद केजरीवाल जो भी काम लिए आज तक सबको छोड़ के भागे। आप उनका पास्ट का सारा ट्रैक उठा करके आप देख लीजिए। हम उस डिबेट में नहीं जाना चाहते। हम कभी कभी रोड पे जाते हैं, देखते हैं कि गाड़ी के पीछे लिखा रहता है जिनको जल्दी थी वो चले गए। अरविंद केजरीवाल को भी बहुत ज़्यादा जल्दी था। हमको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को बीइंग ए चीफ मिनिस्टर रिजाइन नहीं करना चाहिए था। नहीं, उन्होंने एक बात अपने मान लिया। मैं कहा उन्होंने मान लिया। अब उसके बाद दूसरी गलती ये कर दी कि खुद अपने आप को बिना समझे हुए बनारस से कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। इनका कोशिश ये था कि हम बनारस से कैंडिडेट बनेंगे तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में मेरा एक मीडिया का फोकस मेरे ऊपर रहेगा और मेरा जो दूसरा कैंडिडेट है उसके ऊपर भी जो है असर पड़ेगा और मेरा जो आम आदमी पार्टी का बहुत सारा कैंडिडेट जीत करके आएगा। बनारस से कैंडिडेचर जैसे इनका डिक्लेयर होता है उसके चक्कर में आप देखें कि दिल्ली में इनका कैंडिडेट सब कमजोर पड़ गया, बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया। और खुद आप देखें कि आज की डेट में आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं सब के सब बनारस में बैठे हुए हैं। बाकी जो दूसरा कैंडिडेट खड़ा है उसको कोई देखने सुनने वाला आज के तारीख में नहीं है। कल अगर क्या होगा कि बनारस के चक्कर में बाकी सारा सीट जो अरविंद केजरीवाल, इनको पहला चाहिए था कि दिल्ली आपको मिला, पहले दिल्ली पे आप फोकस कीजिए। इनका पहला ड्यूटी बनता था। हुई बात है। अमरीश जी, अब क्या लगता है अरविंद केजरीवाल काशी से खड़े हैं, कितना कुछ अब डिपेंड करता है उनके परफॉर्मेंस पे आम आदमी पार्टी का जो अस्तित्व है? देखिए, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है। मैं इस बात से मतलब इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बहुत जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं कह रहे हैं नहीं हम खत्म होने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, बोले मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल जिस नए व्याकरण और नए परिभाषा के साथ राजनीति में आए थे वो खत्म हो चुके हैं, असर कम हुआ है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने जिस आपाधापी में जिन्होंने इस्तीफा दिया उसके बारे में ये जो गलती मानी थी थोड़ा पहले मान लेना चाहिए था, तो उनको फिर नुकसान हो जाता है। लोकसभा चुनाव में थे अरविंद केजरीवाल बनारस की बजाय बनारस से चुनाव लड़ते, उन्होंने कह दिया था कि हाँ मैं मोदी के खिलाफ, जहां से मोदी लड़ेंगे मैं चुनाव लड़ूंगा, वो लड़ते। लेकिन उनको सारा फोकस करना चाहिए था दिल्ली में। दिल्ली में उनका अभी भी वोट बैंक है, अभी भी बेस उनका दिल्ली से बाहर नहीं निकलना चाहिए, दिल्ली से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दिल्ली के आसपास का जो एरिया था, हरियाणा में कुछ अपने उम्मीदवार खड़े कर देते, कुछ जो एनसीआर का जो इलाका है वहां पे उम्मीदवार खड़ी कर ज्यादा ही जल्दी है। हाँ, तो ज्यादा जल्दीबाजी में आ गए उनके पास। अगर ये कहा जाता, लोग ये भी कहते हैं, मेरा भी यही मानना है कि अगर ये तमाम तामझाम छोड़कर अगर वो दिल्ली में 5 साल अगर रूल कर देते तो 2019 में प्रधानमंत्री के कुर्सी का जो पद है वो खुद उनके पास चल के आता है। नई तरह की राजनीति। एक चीज और मैं ऐड कर दूं, देखिए विधानसभा में जो उन्होंने टिकट दिया था बेसिकली आम आदमी को टिकट दिया था, मैं बता दूं। और जो पार्लियामेंट में जो टिकट दिया गया है वो खास आदमी को दिया गया है।
तीन तो आपके जर्नलिस्ट हैं, एक गांधी जी के जो है, नहीं कुछ हद तक नहीं, बात सही है। तीन पत्रकार को टिकट दे देना, बताइए और कोई आम आदमी में नहीं है नेता? और कुछ उनका क्या कंट्रीब्यूशन था बता दिए, हम नाम नहीं लेना चाहते किसी। आपको आम आदमी के से भी लोगों को टिकट देना चाहिए था। लेकिन एक चीज जो उन्होंने दिल्ली में भी किया था और वाराणसी में भी कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन, लोगों से घर घर जाकर वो मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपनी राह बनाई, एक बार फिर से वो कामयाब होंगे राह बनाने में? वहाँ पूजा जी बताए थे आपको कि दिल्ली के मतदाता में बनारस के मतदाता में बड़ा फर्क है। बहुत बनारस का वोटर सेंटिमेंटल है। अगर एक बार ठान लिया कि हमको उसको वोट देना, चाहे आप डोर टू डोर चले जाइए, चाहे पैर पकड़ लीजिए, 100 रुपया दे दीजिए, सब काम करवा लेगा, लेकिन वोट उसी को देगा जिसको ठान रखा है। हो सकता था ये संभावना अरविंद केजरीवाल, अगर अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली से इलेक्शन लड़ते तो हो सकता था कि 7 का 7 सीट ले जाते इस बार। वो खुद उनको फोकस है, जैसा कि बाउल दिल्ली पे फोकस। एक जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जागरूकता लोगों में आई थी, अपने वोट की अहमियत लोग समझ रहे थे, और शायद इसका नतीजा था कि विधानसभा में इतनी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग भी हुई। पूजा जी मैं आपको बता दूं कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, 2.5 साल शासन भी रहा व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे। आज जनता पार्टी है क्या? बता दीजिए मेरे, कोई नामो निशान है उसका? जो फर्स्ट टाइम एंटी कांग्रेस सरकार बनी, ऐसे नहीं हुआ करता है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए अगर आप राजनीति में आए तो, राजनीति गरिमा को समझना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जो उनका आंदोलन था, आंदोलन से निकली पार्टी, उसके बाद जिस तरह की राजनीति आंदोलन की वजह से ही चली गई। बिल्कुल। एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे है कि जो आज अरविंद केजरीवाल काशी में कर रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर जाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, टोपी पहनते, टोपी पर जो नारा आम आदमी पार्टी का था वो उर्दू में हो जाता है, तो वही तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति उन्होंने भी शुरू कर दी जो तमाम पार्टियां करती हैं। तो दोनों को, कांग्रेस और बीजेपी को एक तरीके से बताती है कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और काम वही करती है आम आदमी पार्टी, जो कि दोनों पार्टियां कर रही है, तो खुद को अलग कैसे साबित कर रही है? मैं वही कह रहा हूँ पूजा की, जो उन्होंने जो एक नई परिभाषा गढ़ी थी, नया व्याकरण बनाया था राजनीति के लिए, उसको देखकर जितनी सारी सफलता उनको मिली, दिल्ली में जो अपार जनसमूह जो उनके साथ लगा, ब्यूरोक्रेट्स ने उनको वोट दिया। आप नई दिल्ली इलाके में जिस तरह से शीला दीक्षित को हराना कोई मामूली बात नहीं थी। मुख्तार अंसारी का सपोर्ट ले रहे हैं वहां पर, तो अब जो नहीं, कि बाहुबली तो उनका जब वो दिल्ली में फेलियर हो गए, दिल्ली में उन्होंने इस्तीफा देने के बाद उनको वस्तुस्थिति समझ में आई, क्योंकि राजनीति में बने हैं, राजनीति में अब राजनेता बन गए, अब नेता बन गए। बिल्कुल। पहले जिस तरह से आम आदमी पार्टी अब महत्वपूर्ण डिस्कशन जो उस पर भी कर लेते हैं, वक्त की कमी हमारे पास। मुस्लिम मतदाता जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है, सूर्य प्रकाश जी के पास चलेंगे। सूर्य प्रकाश जी, आम जो मुस्लिम मतदाता है वो यही कहता है, वाराणसी की अगर बात करें, वो यही कहता है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने क्या किया ये हम नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि गुजरात में दंगे हुए थे। क्या ये फैक्टर अभी भी काम कर रहा है वहाँ? बिल्कुल ये फैक्टर काम कर रहा है, और मुस्लिम मतदाता जो काशी के हैं, वाराणसी के हैं, उनको मोदी बार बार रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रिझाने की कोशिश नहीं करते तो शायद आज अपने नामांकन के दौरान बुनकर भाइयों के बारे में जिक्र करना वो छोड़ दिए होते। उन्हें मालूम है कि ये एक ऐसा वर्ग है जो कहीं ना कहीं मेरे साथ अभी खड़े होने में एक संकोच कर रहा है, उसे एक डर है, उसके अंदर कहीं ना कहीं भय व्याप्त है, तो उससे वो चाहता है कि वो उनको खींचे अपनी ओर, इसलिए उन्हें बार बार उलझा रहे हैं। रही बात बनारस के जो मुस्लिम्स वोटरों की, तो वो एक अलग मिजाज के हैं, और उनको तोड़ना या अपनी ओर ला पाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती का काम है। देखिए सूर्यप्रकाश जी, मैं एक बार और यहाँ कहना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी के उदय के बाद से एक बहुत जो पॉजिटिव पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस देश में हुआ था। अब तक अल्पसंख्यकों को हमेशा डरा धमकाकर, कई बार बीजेपी का, कई बार दंगों का, मोदी का भय दिखाकर उनसे वोट, उनको जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, बीजेपी नहीं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने मुस्लिम मतदाताओं का भरपूर उपयोग अपने राजनीतिक हित के लिए किया। लेकिन आम आदमी के सपोर्ट के बाद, ये आम आदमी के उदय के बाद एक उस वर्ग में एक उम्मीद बनी थी कि यह एक पार्टी है जो धर्म विशेष या जाति समुदाय से ऊपर उठकर ये आ रही है, और एक ऐसा वातावरण बनने लगा था कि ये एक तरह से कहा जाए तो एक अलर्ट था बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जो इनका इस्तेमाल करती थी। अभी भी कुछ उम्मीद लगती है? क्या आपको लगता है कि जो राजनीतिक समीकरण वहाँ है, जो लगभग 4 लाख के आसपास जो वहाँ पे मुस्लिम मतदाता हैं, क्या अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दे सकते हैं? मुझे तो मुश्किल लगता है। एक तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि एक तरफ गिरिराज सिंह के भी बयान आते हैं, दूसरी तरफ साजिया भी बयान दे रही हैं,
टेलीविजन पे जो दर्शक बैठा हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का, वो देख रहा है इन सारी चीज़ों को कि कौन क्या बयान दे रहा है और चल क्या रहा है किस पार्टी में। अब ऐसे इन हालात में अगर हम ये कहें कि नहीं साहब हम धर्म से उठ करके आपको वोट देने वाले हैं, या कम्युनल ना हो या भय का वातावरण नहीं है, तो है अभी कैंडिडेट्स जो वोटर्स हैं उनमें उन चीज़ों को लेकर के है। तो ऐसे में हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि नहीं वो सीधे एक तरफा जो है, चूंकि अब मुख्तार अंसारी नहीं लड़ रहे हैं तो हम अरविंद केजरीवाल को वोट दे देंगे। उनकी वोटों का रुझान जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर जाएगा, ऐसा मुझे कैलकुलेशंस में लगता है। और चूंकि अरविंद केजरीवाल बनारस में मेहनत नहीं की, वहाँ जड़ नहीं जमा पाए हैं, तो इसलिए उनको जो हम लोगों को लगता है, जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि इतने मुस्लिम वोटर्स हैं, इतने भूमिहार वोटर्स हैं, इतने ब्राह्मण वोटर हैं, वो कैलकुलेशन वहाँ फेल होंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल के मन में ये बात थी, आम आदमी पार्टी के मन में ये गणित था पूजा कि जो 4 लाख के आसपास जो वहाँ पर मुस्लिम हैं उसको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये प्रयोग कितना सफल रहेगा ये अब 16 मई के बाद पता चलेगा जब वहाँ से रिजल्ट आएगा। क्योंकि अगर अच्छा, अरविंद केजरीवाल आज भी वो कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो कोशिश होती है लोअर मिडिल क्लास पर ज़्यादा पकड़ बनाने की, जो कि वाराणसी में भी वो कर रहे हैं, और खासतौर पर बुनकरों की जो समस्याएं जिसका जिक्र आज नरेंद्र मोदी ने भी किया, वहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, कैसे उसका हल निकालना ये उन्हें बता रहे हैं। तो धीरे धीरे जो अरविंद केजरीवाल जो है वो कछुए की चाल जो है वो चल रहे हैं। क्यों रामकृष्ण जी? इसमें एक बात ये है कि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ी बात जो है अपना पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जो था वो खो चुके हैं जी। ऐसा वहाँ का मतदाता भी समझता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी, हालांकि उन्होंने उम्मीदवार सारे जगह अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, वो एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स इस चुनाव के बाद उभर कर आने की स्थिति में नहीं है। ये बात कुछ उनके जो उम्मीदवार हैं जीत जाएं वो अलग बात हो सकती है, लेकिन 2014 की अगर तस्वीर बनती है चुनाव के बाद 16 मई के बाद, तो उसमें एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर वो नहीं उभर कर आ रहे हैं। ये बात बनारस की जनता भी समझती है। तो ऐसे में क्या कल्याण करेंगे? सिर्फ अगर मान लीजिए, मैं मान भी लूँ अगर अरविंद केजरीवाल बनारस से जीत जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, नरेंद्र मोदी हार जाते हैं, तो अकेले वो क्या करेंगे? 10 सांसद होंगे, तो 10 सांसद के बदौलत लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात होगी खत्म होगी उनकी कि अगर अरविंद केजरीवाल को वोट देते हैं तो अरविंद केजरीवाल ऐसा क्या कर लेंगे। पहला चीज आपको बता दें कि जो बनारस का मुसलमान का समस्या है बीजेपी के साथ, वो पूरे देश के मुसलमान का समस्या है बीजेपी के साथ। लेकिन आपको दूसरे ढंग से एनालाइज करना होगा कि जो बनारस का मुसलमान अगर देखेगा कि जनरल वोटिंग अगर मोदी के साथ हो रहा है, तो वहां का मुस्लिम कभी ये कोशिश नहीं करेगा कि हम अलग थलग पड़ जाएं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट आप ध्यान रखिएगा, अगर कहीं का भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होता है तो वहाँ पे कास्ट, कम्युनलिज्म, ये सब चीज़ें थोड़ी साइड लाइन हो जाती है। और आज भी हम देख रहे थे कि नॉमिनेशन के टाइम में बहुत सारा मुस्लिम लोग जो है नॉमिनेशन में उस जुलूस में था। तो हमको लगता है कि धीरे धीरे हो सकता है कि बीजेपी कुछ जो है अपना जो पोजीशन है विद इन मुस्लिम कम्युनिटी, उसको शायद आने वाले कल में आप देखेंगे कि बहुत तेजी से लोग इंप्रूव कर लेगा। क्योंकि देखिए, कोई चाहेगा क्या कि मेरे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हम उससे दुश्मनी ले लें या उसको वोट नहीं दें, हम अपने आप को आइसोलेटेड कर लें। अटल बिहारी वाजपेयी की छवि कुछ अलग तरह, उनकी छवि बिल्कुल अलग थी, नरेंद्र मोदी वाली छवि नहीं थी। वहाँ जो जिस तरह से शिया लखनऊ में है, लगातार उनका भी वाजपेयी को वोट मिला करता था उनका। लेकिन वाजपेयी की छवि और नरेंद्र मोदी की छवि, सूर्यप्रकाश जी, एक और सवाल जान लेते हैं। वाजपेयी की छवि जरा 70 का देख लीजिएगा, जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये तमाम सवाल जो है खड़े होते रहे हैं समय समय पर। बाहरी का मुद्दा कितना अहम है यहाँ पर सूर्यप्रकाश जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर भी ये बातें सामने आई कि वो भी बाहरी हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से गए हैं, तो वहाँ के स्थानीय लोगों को कैसे समझेंगे, वहाँ की समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे, क्योंकि वहाँ रहना ज़रूरी है अगर आप वहाँ पर वहाँ से खड़े होते हैं। तो बाहरी का मुद्दा क्या अब गौण होता जा रहा है जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, या फिर लोगों को उम्मीद है कि अगर नरेंद्र मोदी यहाँ से खड़े होते हैं, नरेंद्र मोदी को अगर वोट देते हैं, वो जीतते हैं, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ की समस्याओं का हल करेंगे? नहीं, बनारस के लोगों के लिए फिलहाल नरेंद्र मोदी जी को लेकर के ऐसा कोई बाहरी व्यक्ति आए हैं, इन चीज़ों को लेकर के कोई मुद्दा नहीं है बनारस में। दूसरी बात, हमें यह भी समझना होगा कि बनारस में जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज्यादा बाहरी लोग ही हैं मूल रूप से। अगर 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और उसकी पॉपुलेशन लगभग 20 लाख के आसपास की है, तो उसमें से ज्यादातर बिहार और दूसरे क्षेत्र से आए हुए लोग हैं जो वहाँ रोजगार करते हैं या नौकरियां कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लगभग पेशे को अपनाए हुए हैं।
दूसरी बात, विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ते हैं, चाहे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, काशी विद्यापीठ है, यूपी कॉलेज है, या फिर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, इसलिए यहाँ भी जो छात्र पढ़ते हैं उनमें से लगभग 70% जो छात्र हैं वो बाहरी छात्र हैं। एक बीएचयू से संबंधित एक सवाल यहाँ पर, आम आदमी पार्टी के बारे में ये खबर भी उड़ी थी कि नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से काशी से चुनाव लड़ना तय था, वैसे ही अरविंद केजरीवाल का भी काशी से चुनाव लड़ना तय था और इसकी तैयारी काफी पहले से हो रही थी। और खास तौर पर बीएचयू में अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स हैं वो लगातार कई महीनों से वहां पर काम कर रहे थे और एक एक लोगों को समझाने की, मतलब बुद्धिजीवी वर्ग में एक पकड़ बनाने की कोशिश वहां पर की गई। इसका जवाब जानना चाहते हैं आपसे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो बीएचयू है, इसके अंदर दो तरह के लोग हैं, एक वो जो स्टूडेंट्स और दूसरे वो जो अध्यापक हैं या अन्य नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं। जो टीचर्स और जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं उनके पास वोटिंग देने का वो है कि उनकी लिस्ट में नाम है, वो वोट देते हैं। जो छात्र हैं वो बाहर से आए हुए हैं, वो 3 साल 5 साल रहते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, पढ़ के चले जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि बनारस के जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं वो वोटर्स के रूप में नहीं है। ज्यादातर जो बाहरी हैं स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं और पढ़ के चले जाते हैं, तो वो वोट देने के अधिकार से वंचित है वहां पे, इस वजह से वो उनका बहुत ज्यादा दखल नहीं है। दूसरा, वहां पे बनारस में एक और जगह है DLW, जो बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है कि यहाँ से परसेंटेज जो वोटों की होती है वो बीजेपी को ज्यादा जाती है। तो वहां पे इन्होंने ये गए नहीं। केजरीवाल साहब जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गए, छात्रों के बीच जाना चाहते हैं। अब वो छात्र जिसके पास फाइनल कमेंट डॉक्टर साहब आपसे लेना चाहेंगे। अब आपको क्या लगता है जो काशी का जो मुकाबला है वो किस दिशा में जाता हुआ आप देख रहे हैं? क्या अब एक तरफा ये मुकाबला हो गया है या वाकई अभी भी यहाँ पर लड़ाई में दम बचा हुआ है? कोई लड़ाई नहीं है। नरेंद्र मोदी कितना ज्यादा वोट से जीत रहे हैं ये मायने रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये रखता है कि नंबर 2 पे कौन रहता है, अजय राय या अरविंद, यानी कि नंबर 1 की लड़ाई नहीं है, लड़ाई की नंबर 1 की नहीं है, लड़ाई नंबर 2 की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमरीश जी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल किसकी होगी काशी ये तो वोट के बाद ही तय होगा, लेकिन फिलहाल इस मंच से हम एक बार फिर से आपसे ज़रूर अपील करना चाहेंगे कि वोट का अधिकार आपका अपना अधिकार है और सोच समझकर आप वोट दें। किससे आपको वोट देना है, कौन आपके हित में सोचता है, कौन आपके लिए विकास करेगा, इन तमाम बातों को ध्यान में रखें और वोट ज़रूर करें। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें आगे भी जारी रहेगी।